हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। जी हाँ, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। चलिए, तो अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करता हूं आप लोगों से, तो एग्रीगेट सप्लाई का बेसिक मतलब होता क्या है। अगर यानी कि मैं आप लोगों से बात करूं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड की, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ में बात करी थी कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब जनरली होता क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम लोगों ने क्या समझा था कि एग्रीगेट डिमांड बेसिकली बात करती है, राइट, किसकी, डिमांड की। यानी कि कितनी डिमांड की जा रही है, यानी कि वहां पर बात की जाती थी विश की, यानी कि कितना एक पर्सन विलिंग है, इच्छा रखता है पैसा खर्च करने की, डिमांड करने की किसी भी कमोडिटी को। सेम सेंस पर अगर हम बात करेंगे किसकी, एग्रीगेट सप्लाई की, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास के अंदर कि एग्रीगेट सप्लाई का जनरल सेंस में मतलब होता क्या है। अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करूं, राइट, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है, आप लोग डिमांड और सप्लाई के बारे में क्या है पढ़ते हैं कहां पर, 11th क्लास के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में कि डिमांड और सप्लाई का मतलब क्या है। लेकिन इसी चीज को यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है, राइट। तो सप्लाई को अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो सप्लाई का मतलब होता क्या है, राइट। तो सप्लाई बेसिकली बात करेगा किससे, सप्लाई जो वर्ड है वो बेसिकली रिलेट करता है आपकी प्रोडक्शन से। किससे रिलेट करता है, प्रोडक्शन से, राइट। तो सप्लाई वर्ड बेसिकली बात करेगा प्रोडक्शन से। तो इसका मतलब ये नहीं है, सप्लाई का मतलब ये नहीं होता है कि कितनी प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा की जाती है। जनरली प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स के द्वारा की जाती है। लेकिन प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि कितनी प्रोडक्शन जो है वो एक प्रोड्यूसर के द्वारा की जा रही है, बल्कि बात होती है कि कितनी प्रोडक्शन करने की इच्छा एक प्रोड्यूसर जो है वो बेसिकली रखता है, उससे रिलेटेड ये बात करता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। कहता है सर, एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली रेफर्स टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन as planned by the producer during an accounting year. It implies the flow of goods and services in the economy during an accounting year. यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उससे रिलेटेड बात की जाती है यहां पर एग्रीगेट सप्लाई के अंदर, राइट। अब हमें समझने की जरूरत क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करता हूं तो क्या कहता है, इट बेसिकली रेफर्स टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन, यानी कि कितनी एग्रीगेट प्रोडक्शन जो है की जाती है या फिर प्लान की जाती है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितनी प्रोडक्शन जो है वो प्लान की जा रही है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, उसको बोला जाता है क्या, एग्रीगेट सप्लाई, राइट। आगे क्या कहता है, इट इंप्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सप्लाई हो रही है, वो भी रिलेट करता है आपका किससे, सप्लाई से। किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, राइट। तो यहां पर हमें एक चीज और समझ में आती है, जैसे कि हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड की बात करी थी, तो एग्रीगेट डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट था, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट था। कैसा कॉन्सेप्ट था, फ्लो कॉन्सेप्ट था। सेम सेंस पर यहां पर भी बात की जा रही है किसकी, थ्रू आउट द ईयर की। तो जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो भी कैसा फंक्शन रहने वाला है, ये भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट रहने वाला है। कैसा कॉन्सेप्ट रहने वाला है, फ्लो कॉन्सेप्ट रहने वाला है, क्योंकि यहां पर भी हम बात कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। एग्रीगेट सप्लाई के अंदर भी जो बात की जाती है वो थ्रू आउट द ईयर बात की जाती है, इसलिए ये भी कैसा फंक्शन है, ये भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, राइट। आगे क्या कहता है, वी नो प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंप्लाइज, यानी कि यहां पर जो ये प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही है, यानी कि आप लोगों ने इस डेफिनेशन के अंदर समझा कि यहां पर एग्रीगेट सप्लाई का जनरली मतलब क्या है कि कितनी प्रोडक्शन, एग्रीगेट प्रोडक्शन की जा रही है या फिर प्लान की जा रही है किसके द्वारा, एक प्रोड्यूसर के द्वारा, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। यहां पर बात क्या करता है, कहता सर इसका मतलब क्या है, यहां पर प्रोडक्शन का मतलब है क्या, वैल्यू एडिशन करना। क्या करना, वैल्यू एडिशन करना। गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर क्या करना, वैल्यू एडिशन करना। और यहां पर यह बताएगा कि वैल्यू एडिशन का जनरली मतलब होता क्या है, तो कहता सर वैल्यू एडिशन इंप्लाइज इनकम जनरेशन, so we can say that value added and income generated are identical concept। अब एक चीज समझिएगा, जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, एक चीज समझिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज जितने ज्यादा क्या होने वाली है, प्रोड्यूस होने वाली है, उतनी ज्यादा क्या होगी, कहता है सर उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी उतनी ज्यादा ही प्रोडक्शन की वजह से क्या होने वाला है, इनकम जनरेट होने वाली है। क्या जनरेट होने वाली है, इनकम जनरेशन होने वाली है, क्योंकि जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी के अंदर जनरेट होगी उसकी वजह से जो इनकम है वो भी बढ़ने वाली है, क्योंकि ज्यादा डिमांड होगी
राइट। जब ज्यादा सप्लाई होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, और जब ज्यादा डिमांड की जाएगी तो उसकी वजह से इनकम जो है वो भी क्या करने वाली है, फ्लो करने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू एडेड का मतलब है, वैल्यू एडिशन का बेसिक मतलब है क्या, इनकम जनरेशन। तो यहां पर जो वैल्यू एडिशन है वो वैल्यू एडिशन किसको रिलेट करता है, याद रखिएगा, वैल्यू एडिशन बेसिकली जनरेट करता है या फिर रेफर करता है आपकी किसको, इनकम जनरेशन को। किसको जनरेट करता है, इनकम जनरेशन की बात करता है, किसके अंदर, वैल्यू एडिशन के अंदर, राइट। आगे क्या कहता है, एस रेफर टू द फ्लो ऑफ द गुड्स। क्या कहता है, फ्लो ऑफ द गुड्स की बात कर रहा है। तो जब ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर बात होती है, कहता है एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि सिंपल सी सेंस में आप समझिएगा, यहां पर भी किसकी बात हो रही है, प्लानिंग की बात हो रही है। यानी कि सिंपल सी सेंस में अगर मैं आप लोगों को एग्रीगेट सप्लाई का मतलब समझाऊं, तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब यह नहीं है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस की गई है, बल्कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए प्लानिंग की गई है, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा, राइट। तो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम का कैसा रिलेशन रहने वाला है, पॉजिटिव रिलेशन रहने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इनकम जनरेट होगी, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, इनकम जनरेट क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो यहां पर क्या बोलता है, एस एंड वाई therefore may be treated as identical to each other। इसलिए बोला जा सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम जो है वो एक दूसरे से रिलेट करती है। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस की बात की जाएगी, प्रोडक्शंस की बात की जाएगी, या फिर विलिंग की बात की जाएगी कि कितना प्रोड्यूसर विलिंग है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। और इसकी वजह से क्या होगा, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है कि कितनी इनकम जनरेशन हो रही है। तो जब इनकम जनरेशन से ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम, यानी कि आपका एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। कैसे है, एक दूसरे के आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट है। आगे क्या कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आप लोगों की निकल करके आएगी डेफिनेशन किसकी, एग्रीगेट सप्लाई की। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या कहता है, कहता सर इन कंटेक्स्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली रेफर्स ओनली टू द planned productions or desired productions during an accounting year. It does not refer to the actual output। यानी कि यहां पर किस चीज की बात होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझिएगा एक चीज। अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करूंगा तो एग्रीगेट सप्लाई के अंदर बात की जाती है किसकी, प्लान्ड प्रोडक्शंस की या फिर डिजायर्ड प्रोडक्शन की एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितनी प्लान प्रोडक्शन की बात हो रही है या फिर कितने डिजायर्ड प्रोडक्शन की बात हो रही है, वो रेफर करता है आपका एग्रीगेट सप्लाई को, ना कि एक्चुअल आउटपुट आपकी रेफर करता है किसको, एग्रीगेट सप्लाई को। तो यहां पर क्या कहता है, इट डज नॉट रेफर्स टू दी एक्चुअल आउटपुट। इसके अंदर एक्चुअल आउटपुट को हम लोग क्या नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, बल्कि हम इसके अंदर क्या कंसिडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो प्लान्ड गुड्स एंड सर्विसेज की बात यहां पर की जाती है, प्लान्ड प्रोडक्शन की बात यहां पर की जाती है। आगे क्या कहता है, कहता है सर डिजायर्ड प्रोडक्शन इज व्हाट द प्रोड्यूसर डिजायर टू प्रोड्यूस और प्लान टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और डिजायर्ड प्रोडक्शन का मतलब क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्शन का मतलब है कि कितना एक प्रोड्यूसर जो है वो प्लान करता है प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, राइट। तो हमने एक सिंपल सी सेंस में एग्रीगेट सप्लाई का मतलब समझा कि सर एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये नहीं होता है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है एक प्रोड्यूसर के द्वारा एक इकोनॉमी के अंदर, बल्कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि कितनी प्लान प्रोडक्शन की बात की जा रही है या फिर कितना डिजायर्ड प्रोडक्शन की बात की जा रही है एक इकोनॉमी के अंदर, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा। यानी कि एक प्रोड्यूसर कितनी प्रोडक्शन करने के लिए विलिंग है या फिर वो कितनी इच्छा रखता है कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका एग्रीगेट सप्लाई बताता है। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एएस शेड्यूल की। अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल की बात करता हूं तो आपने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की अगर मैंने बात करी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि शेड्यूल का जनरल सेंस में मतलब क्या होता है सर, टेबल। शेड्यूल का मतलब क्या है, टेबल। एक ऐसा टेबल जो क्या करेगा, रिलेशनशिप बताएगा। किसके बीच में रिलेशनशिप बताने वाला है, यहां पर जो रिलेशनशिप देखने को मिलेगा आप लोगों को, वो देखने को मिलेगा एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के बीच में, कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के बीच में किस तरह का रिलेशन रहता है। अब आप सब लोगों को पता है कि एग्रीगेट सप्लाई डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी इनकम से। क्यों सर, क्योंकि सर जितने ज्यादा आउटपुट होगा, यानी कि जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएगी, उतनी ज्यादा ही क्या होने वाली है,
इनकम जनरेट होने वाली है। क्या होने वाली है? इनकम जनरेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक टेबल के सेंस में, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया यहां पर, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या? एएस शेड्यूल। क्या बोल दिया अपन लोगों ने? एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। और यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? एक रिलेशनशिप देखने वाले हैं। किस किस के बीच में? इनकम के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप देखने वाले हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या कहता है? एएस शेड्यूल इज अ टेबल। एएस शेड्यूल क्या है? एक टेबल है जो क्या करता है? शो करता है बिहेवियर किसका? एग्रीगेट सप्लाई का, कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। यानी कि अलग अलग इनकम के लेवल पर किस तरह से आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो वर्क करती है, राइट? उसके बारे में एक रिलेशनशिप यहां पर क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा। अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, जब यहां पर इनकम जीरो है तब भी कुछ ना, तब आपकी एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? जीरो होगी। क्योंकि अगर इनकम ही जीरो है तो सप्लाई भी क्या होगी? जीरो है। क्यों? क्योंकि सर ये वो सिचुएशन है जब यहां पर किसी चीज की डिमांड ही नहीं हो रही है, तो प्रोड्यूसर किसी भी चीज को बनाने के लिए इच्छुक ही नहीं होगा, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इच्छुक नहीं होगा और वो किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं करने वाला है। लेकिन जब इनकम 0 से 20 हुई तो आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी क्या होगी? बढ़ गई, और वो भी कितनी होगी? 20 होगी। फिर उसके बाद आपकी जब इनकम 20 से 40 हुई तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई फिर 20 से 40 हो गई। फिर 40 से 60 हुई तो आपकी यहां पर भी क्या होगी? 40 टू 60 होगी। 60 टू 100 हुई, 80 हुई, फिर 60 टू 80 आपकी एग्रीगेट सप्लाई होगी, और 80 टू 100 हुई, और फिर यहां पर आपकी 80 टू 100, और यहां पर 120, यहां पर 120। इसका मतलब क्या है? इसका आप एक सीधा सा और एक सिंपल सा मतलब निकाल सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन है? एक पॉजिटिव रिलेशन है। यानी कि जितनी ज्यादा आप लोगों की इनकम होगी उतनी ज्यादा ही क्या की जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई की जाएगी। इसका मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, यानी कि अभी तक जो हमने एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल देखा, एएस शेड्यूल देखा, उस एएस शेड्यूल को हम लोग यहां पर क्या करेंगे? जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या कहता है? इट शोस परफेक्ट आइडेंटिटी बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन है? एक पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इसको देखा जा सकता है ऑब्जर्वेशन से। कैसे? देखिए आगे समझिएगा। सबसे पहले क्या कहता है? आइडेंटिटी बिटवीन वाई एंड एएस। सबसे पहले हमने क्या बात करी कि जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल की बात होगी तो वहां पर रिलेशनशिप किस किस के बीच में देखा जाता है? आपकी इनकम के बीच में रिलेशन देखा जाता है और आपकी एग्रीगेट सप्लाई के बीच में रिलेशन देखा जाता है। तो क्या कहता है? कहता है आइडेंटिटी बिटवीन वाई एंड एएस, यानी कि आपकी इनकम और एग्रीगेट सप्लाई जो है उनके बीच में क्या है? आइडेंटिकल रिलेशन है। शोस दैट द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी आर रेडी टू सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। यानी कि जब आपकी, इसका मतलब क्या है कि भाई एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, पहली बात। और दूसरी बात इसके अंदर ये बोली गई है कि इसका मतलब ये है कि जो आपका सप्लायर है वो रेडी है, वो विलिंग है हर एक चीज को बेचने के लिए, राइट, जो वो प्रोड्यूस करना चाहता है, राइट। सेकंड क्या कहता है? सेकंड बात यहां पर निकल कर आती है, वो क्या है? व्हाट डू द प्रोड्यूसर विश टू सेल और सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। दूसरी बात क्या है? क्यों? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाई डू द प्रोड्यूसर विश टू सेल सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। यहां पर हमने ऊपर वाली लाइन के अंदर क्या समझा कि एक आइडेंटिकल रिलेशन है इनकम के बीच में और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में, एक आइडेंटिकल रिलेशन है। यानी कि जो प्रोड्यूसर है एक इकोनॉमी के अंदर वो रेडी है बेचने के लिए जो भी वो प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जिसको भी वो प्रोड्यूस करने वाला है, जिस भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाला है उसको वो बेचने के लिए क्या है? रेडी है। तो यहां पर अगला पॉइंट ये निकल कर आता है कि भाई वो सारे के सारे प्रोडक्ट को एक इकोनॉमी के अंदर जनरली क्यों बेचना चाहता है? तो वही बात बोली गई, व्हाई डू द प्रोड्यूसर विश टू सेल सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस, राइट। जो वो प्रोड्यूस करना चाहता है उसको वो क्यों बेचना चाहता है? इसका रीजन क्या है? देखिए, दिस इज सो, ये इसलिए होता है बिकॉज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, अकॉर्डिंगली planning an equal rise in the supply so that their excess capacity is utilized। क्योंकि यहां पर यह मानता है, आपका जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा मानेगा कि एक इकोनॉमी के अंदर अभी भी एबिलिटी है कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर सके? कंज्यूम कर सके। यानी कि एक्स्ट्रा कंजम्पशन की कहीं ना कहीं एबिलिटी आपके प्रोड्यूसर के पास क्या है? आपका प्रोड्यूसर मानता है कि अभी भी एक इकोनॉमी के अंदर एक्स्ट्रा चीजों को प्रोड्यूस करने की क्षमता है और उसको यूटिलाइज किया जा सकता है किसके द्वारा? कंज्यूमर के द्वारा। आगे क्या कहता है? इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखने वाली क्या है? नोट दैट अ प्रोपोर्शनेट इनकम
proportionate increase in AS corresponding to any increase in aggregate demand lead to a constant price level in the economy so that the price has no role to play as a determinant of the aggregate supply। तो यहां पर क्या कहता है सर जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है उस एग्रीगेट सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए प्राइस का कोई भी रोल नहीं रहता है। ऐसा क्यों है? कहता है सर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी वो प्रोड्यूसर किसके बेसिस पर देखता है? वो आपकी एग्रीगेट डिमांड के बेसिस पर देखता है। किसके बेसिस पर देखता है? एग्रीगेट डिमांड के बेसिस पर देखने वाला है। वो बात यहां पर बोली गई है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का क्या होगा बेटा? रिलेशन होगा। यहां पर प्राइस की बात नहीं होगी, यानी कि यहां पर जो प्रोड्यूसर है आपका वो आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने वाला है वो किसके बेसिस पर बढ़ाने वाला है? आपकी एग्रीगेट डिमांड के बेसिस पर बढ़ाने वाला है। यही बात बोली गई है। कहता है द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा किसमें? एग्रीगेट सप्लाई में। किसकी वजह से? कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसके इंक्रीज होने की वजह से आपकी एग्रीगेट सप्लाई के अंदर भी चेंज देखने को मिलेगा। इसकी वजह से कहता है लीड टू अ कांस्टेंट प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, इसीलिए प्राइसेस जो है वो ज्यादा इंपैक्ट आप के नहीं डालेंगे किसके ऊपर? एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर, यानी कि प्राइस का कोई रोल नहीं रहने वाला है एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। सारा का सारा जो रोल रहने वाला है वो किसका रहने वाला है? एग्रीगेट डिमांड का। कहता है अगर आपकी एग्रीगेट सप्लाई में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आया है तो उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। सिंपल सी बात यहां पर बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर निकल कर आता है। पहला क्वेश्चन तो ये निकल कर आया है, ये डेफिनेशन हमने निकाली। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? व्हाई शुड वी प्रिज्यूम दैट देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। हम क्यों मान ले, हम ऐसा क्यों माने कि भाई इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है और उसके अंदर ज्यादा चीजें क्या की जा सकती है? प्रोड्यूस की जा सकती है। वो बात यहां बोली गई है। व्हाई शुड बी प्रिज्यूम, हम क्यों माने ऐसा कि यहां पर एक एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी के अंदर, यानी कि और ज्यादा चीजें जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है कि इकोनॉमी के अंदर। इसका रीजन क्या है? ये इसलिए माना जाता है क्योंकि सर ये आपके एक इकोनॉमिस्ट थे, उन इकोनॉमिस्ट का नाम था काइंस। क्या नाम था उनका? काइंस। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? फादर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है इन्हें। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था, और इन्होंने ये चीजें इसलिए बोली थी बिकॉज 1930 के अंदर क्या आया था? ग्रेट डिप्रेशन आया था। और उस ग्रेट डिप्रेशन के दौरान उन्होंने बोला था कि हर एक इकोनॉमी जो ग्रेट डिप्रेशन के अंदर है वो क्या करेगी? उसके पास हमेशा ही एक्सेस कैपेसिटी रहेगी किसी चीज को डिमांड करने की। वो चीज बोली गई थी। कहता दिस इज बिकॉज ऑफ द बेसिक एजम्पशन, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा एजम्पशन माना जाता है किसके अंदर? मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल के अंदर, राइट, एज प्रोपाउंडेड बाय केन्स। किसने दिया था? ये काइंस ने दिया था। और इन्होंने क्या बोला था? ही मेड दिस एजम्पशन बिकॉज ही वाज डीलिंग विद द इकोनॉमीज फेसिंग सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट इन दी वेक ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। 1930 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया और 1930 के ग्रेट डिप्रेशन की वजह से लोगों की क्या चलेगी? जॉब चलेगी। और उनकी जॉब जाने की वजह से क्या हुआ? उन्होंने ये बोला कि हर एक इकोनॉमी के अंदर हमेशा ये क्षमता रहेगी कि वो क्या करे? ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर दे? प्रोड्यूस कर दे। समझ में आया? जी सर, समझ में आई? इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। नाउ आगे क्या कहता है? सो अकॉर्डिंग टू हिम सच इकोनॉमिस्ट मस्ट हैव एक्सेस कैपेसिटी और अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिमांड। और इसलिए इन्होंने क्या बोला कि जिन भी इकोनॉमी के अंदर क्या है? डिप्रेशन की सिचुएशन है, जहां पर बिल्कुल भी डिमांड अराइज नहीं हो रही है, राइट, तो जो भी इकोनॉमी डिप्रेशन के अंदर है, जो भी इकोनॉमिस्ट कहां है? डिप्रेशन के अंदर है, उनके पास हमेशा ही प्रोबेबिलिटी रहेगी। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? कि वो चीजों को क्या कर ले? कंज्यूम कर ले। तो यहां पर हमेशा अनयूटिलाइज चीजें रहेगी जिसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है? यूटिलाइज किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इसको आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आगे क्या कहता है हमारा? एग्रीगेट सप्लाई कर्व, राइट। तो अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व की बात करता हूं तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व बेसिकली एक रिलेशनशिप दिखाने वाला है किसके बीच में? एग्रीगेट सप्लाई और आपकी इनकम के बीच में। एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के बीच में आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। कहता है एएस कर्व, यानी कि अगर शेड्यूल की बात करता हूं तो शेड्यूल बेसिकली क्या करता है? शेड्यूल आपका टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन बताता है, टेबल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन बताता है किसके बीच में? एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के बीच में रिलेशन बताता है। और जब इस रिलेशनशिप को मैं क्या करता हूं? डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करता हूं। कैसे दिखाने की कोशिश करता हूं? डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करता हूं। तो मैं इसको शो करता हूं कैसे? आपके एग्रीगेट सप्लाई कर्व से। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। जो आपका एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों का क्या कहलाता है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व बताता है। अब देखो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, राइट।
वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या रखा, एग्रीगेट सप्लाई को रखा, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या रखा, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को रखा। यानी कि जो पीछे जो आपको एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल आप लोगों ने देखा, उसको जब मैं प्लॉट कर दूंगा तो उसका प्लॉट करने की वजह से कुछ इस तरह का आपका एक फिगर देखने को मिलेगा। और यहां पर इसका मतलब क्या है, देखो कि जब एग्रीगेट सप्लाई 40 थी तो आपकी जो इनकम थी वो भी कितनी थी, 40 थी। जब आपकी इनकम बढ़कर 80 हुई तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़कर भी कितनी हो गई, 80 हो गई, राइट। तो एक कैसा रिलेशनशिप दिखाता है, पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है। और यहां पर जो ये एंगल बनता है, ये एंगल 45 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है, 45 डिग्री का आपका जो है ये एंगल जो है आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है सर कर्व शोस दैट एएस एंड वाई आर इक्वल टू ईच अदर। कर्व क्या दिखाता है कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई और इनकम जो है वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। रिलेटेड क्यों है, आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि सर जितना इंक्रीज आपकी इनकम के ऊपर है, इनकम में देखा गया है, उतना ही इंक्रीज आपकी एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर देखा जा रहा है। अगर आपकी एग्रीगेट सप्लाई 0 से 80 होती है तो आपकी इनकम जो है, अगर आपकी 0 से 80 हो गई तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़कर कितनी हो जाती है, 0 से 80 देखने को मिलती है। ये बात यहां पर बोली गई है। तो क्या कहता है, कर्व शोस दैट एएस एंड वाई आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। देयरफॉर एएस इज इंडिकेटेड बाय 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। इसलिए क्या है, जो आपका एग्रीगेट सप्लाई जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक 45 डिग्री की क्या बनती है, एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, कहां से, ओरिजिन से। यानी कि ये कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई अगर यहां पर है, इनकम आपकी यहां पर है, तो इसके बीच में कैसा रिलेशन होगा, एक पॉजिटिव रिलेशन होगा। और ये ओरिजिन के साथ क्या करेगा, 45 डिग्री का एंगल बनाने वाला है। कितने का एंगल बनाने वाला है, 45 डिग्री का एक एंगल जनरेट करने वाला है। आगे क्या कहता है, द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एज 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज ट्रू ओनली विद रिस्पेक्ट टू सच इकोनॉमीज वेयर देयर इज एक्सेस कैपेसिटी एंड एएस कैन प्रोपोर्शनेटली राइज व्हेनेवर देयर इज एनी राइज इन द एग्रीगेट डिमांड। यानी कि एक सिंपल सी असम्पशन यहां पर क्या मानी गई है, एक सिंपल सी बात आप लोगों ने क्या माननी है कि सर ये ऐसा होना तभी पॉसिबल है, या फिर ये ऐसी इकोनॉमीज के अंदर देखा जाता है जो इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंदर है, यानी कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, यानी कि वहां पर अभी भी पॉसिबिलिटीज है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस किया जा सकता है और लोगों के ज्यादा द्वारा चीजों को क्या किया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है। तो यहां पर क्या बोला गया है कि ये जो बिहेवियर है एग्रीगेट सप्लाई का, 45 डिग्री लाइन जो ओरिजिन से बन रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू होगी किसके रिस्पेक्ट में, उन इकोनॉमीज के रिस्पेक्ट में ये सही होने वाली है जहां पर हमेशा एक्सेस कैपेसिटी रहेगी, राइट। एंड जो आपका एएस जो है उसको प्रोपोर्शनेटली राइज किया जा सकता है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड फुलफिल की जाएगी। यानी कि एक सिंपल सी सेंस में समझ लो, यानी कि अगर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की बात की जाए तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड तभी फुलफिल की जा सकती है, एग्रीगेट सप्लाई तभी हो सकती है जब इकोनॉमी के अंदर क्या है, इकोनॉमी के अंदर कैपेसिटी है एक्सेस प्रोडक्शन की। और केन्स ने क्या बोला कि ऐसी प्रोडक्शन के लिए, राइट, हर एक इकोनॉमी जो कि डिप्रेशन से गुजरी है उसके अंदर हमेशा से एक कैपेसिटी रहेगी कि उस गैप को हमेशा क्या किया जा सके, फुल किया जा सके। तो क्या कहता है, एग्रीगेट सप्लाई इज डिराइव्ड बाय एडिंग कंजम्पशन एंड सेविंग। तो एग्रीगेट सप्लाई अगर आप लोगों ने निकालनी है तो कहता है एग्रीगेट सप्लाई इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग, राइट। तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है, आपकी कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करने वाली है और आपकी सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करने वाली है। किसके ऊपर करने वाली है, कंजम्पशन और सेविंग के ऊपर डिपेंड करने वाली है। इसलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सेविंग प्लस कंजम्पशन। जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, सेविंग प्लस कंजम्पशन है। अब यहां पर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आपकी इनकम है, आपकी कंजम्पशन है, आपकी सेविंग है और आपकी एग्रीगेट सप्लाई है। अब इनकम क्या है आपकी 0 और आपकी कंजम्पशन कितनी है 50। मैंने आप लोगों को बताया था चाहे आपकी इनकम 0 हो लेकिन कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहने वाली है। और कंजम्पशन क्यों कुछ ना कुछ रहने वाली है, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जहां पर हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बारे में समझा था कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या है कि सर चाहे इनकम हमारी 0 है लेकिन फिर भी जो कंज्यूमर है वो सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ क्या करने वाला है, कंज्यूम करने वाला है। इस पर्सपेक्टिव से आपकी कंजम्पशन यहां पर दे रखी है। जब आपकी इनकम 0 है, कंजम्पशन आपकी 50 हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपने दो तरीके से कंजम्पशन करी है। या तो आपने सेविंग्स से
आपने या तो सेविंग से पैसे खर्च करे हैं या तो फिर आपने बोरोइंग करी है। क्या करी है आपने? बोरोइंग करी है, राइट। इसीलिए आपकी जो सेविंग यहां पर आ गई वो कितनी आ गई? -50 आ गई। क्या आ गई आपकी सेविंग? -50 आ गई। और जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई इस सिनेरियो के अंदर निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? वो होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग। और कंजम्पशन कितनी आपकी 50 और सेविंग कितनी आपकी -50। इसका मतलब आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई रहने वाली है इस पॉइंट पर वो कितनी रहने वाली है? 0 रहने वाली है। सेकंड सिनेरियो को समझने की कोशिश कर लेते हैं। आपकी इनकम होगी 50 और आपकी जो कंजम्पशन है वो कितनी होगी? 75। कितनी होगी? 75। इनकम 50 रुपए है लेकिन कंजम्पशन जो है वो 75 रुपीज की गई। इसका मतलब जो आपकी सेविंग है वो कितनी है? -25 है। सेविंग कितनी है आपकी? -25 है। और आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कितने आने वाली है यहां पर इस सिनेरियो के अंदर? 50 आने वाली है। 50 क्यों आएगी? 75 प्लस है और -25 अगर मैं करूंगा तो वो कितना आ जाएगा मेरा? 50 आ जाएगा। नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर आपकी जो इनकम है वो कितनी होगी? 100। कंजम्पशन भी कितनी आपकी? 100 है। तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 0। और जो एग्रीगेट सप्लाई होगी वो भी कितनी हो जाएगी? 100। सेम सेंस में इनकम आपकी 200 हुई तो आपकी जो कंजम्पशन है वो कितनी होगी? 150। इसका मतलब 50 रुपए आप क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कितनी होने वाली है? 150 प्लस 150 प्लस 50 और वो क्या निकल कर आएगा? 200 निकल कर आएगा। और लास्ट सिनेरियो के अंदर देखता हूं तो इनकम 300 है, कंजम्पशन 200 रुपए की हो रही है और सेविंग आपकी 100 रुपीज की हो जाएगी क्योंकि कंजम्पशन अगर आप 200 रुपए की कर रहे हैं तो 100 रुपए आप क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी निकल कर आएगी आपकी? कंजम्पशन प्लस सेविंग यानी कि 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300 रुपीज यानी कि 300 रुपए की आपकी क्या निकल कर आने वाली है? यहां पर एग्रीगेट सप्लाई निकल कर आने वाली है इस सिनेरियो के अंदर, राइट। समझ में आई इतनी बात या नहीं समझ में आई? जी सर। क्या आप लोगों को एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर, एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया हमें कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब सिंपल से सेंस में सर ये होता है कि एग्रीगेट सप्लाई कभी भी रेफर नहीं करती है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है एक प्रोड्यूसर के द्वारा, बल्कि एग्रीगेट सप्लाई रेफर करती है उस सप्लाई को जो एक प्रोड्यूसर विलिंग है या फिर डिजायर्ड है प्रोड्यूस करने के लिए एक इकोनॉमी के अंदर। और हमने क्या समझने की कोशिश करी, फिर हमने कुछ पॉइंट्स समझे जिन पॉइंट्स के अंदर बेसिकली हमने ये समझने की कोशिश करी कि जहां पर जिन इकोनॉमीज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वहां पर हमेशा पॉसिबिलिटीज रहेगी, वहां पर हमेशा संभावना रहेगी कि एग्रीगेट डिमांड जो है उसको फुलफिल किया जा सकता है एक्सेस एग्रीगेट सप्लाई से। सीधा सा कॉन्सेप्ट है और सीधी सी बात उसके अंदर बोली गई है। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आता है? कंजम्पशन फंक्शन, राइट। हम लोगों ने क्या समझा कि जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या होती है? C प्लस S होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है। यानी कि C और S जो है कंजम्पशन और सेविंग जो है वो कैसे है? वो क्या है? इससे रिलेटेड एग्रीगेट्स है। क्या है ये? रिलेटेड एग्रीगेट्स है। और ये रिलेटेड एग्रीगेट किससे रिलेट करते हैं? ये दीस रिलेटेड एग्रीगेट्स आर रिलेटेड टू एग्रीगेट सप्लाई। किससे रिलेट कर रहे हैं? ये एग्रीगेट सप्लाई से रिलेट कर रहे हैं। अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? कंजम्पशन फंक्शन की। तो आप लोगों को पता है जो बेसिक मेजर सोर्स ऑफ कंजम्पशन है या फिर कंज्यूमर्स है वो कौन है? हाउस होल्ड है, राइट। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात करेंगे तो बात करते हैं सबसे पहले क्या कहता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है C, इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो एग्रीगेट डिमांड की अगर बात की जाए तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर जो सबसे ज्यादा विलिंग है, जो डिजायरस है किसी भी चीज को परचेज करने के या फिर कंज्यूम करने के, वो कौन है? हाउस होल्ड है। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के अंदर एक इकोनॉमी के अंदर। इसका मतलब क्या है? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, यानी कि आपकी कंजम्पशन जो है वो किससे रिलेट करती है? आपकी इनकम से रिलेट करती है। ऐसा क्यों है? ये हमने एग्रीगेट डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में समझा है कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में क्या है? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और एक पॉजिटिव रिलेशन होने के साथ साथ एक पर्टिकुलर लेवल तक आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी तो आपकी कंजम्पशन भी एक पर्टिकुलर लेवल तक क्या करती है? बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपकी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाती है क्योंकि वहां पर जो हाउस होल्ड है वो क्या करता है? पैसों को सेव करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? पैसों को सेव करने की कोशिश करता है, राइट। वहां पे सेविंग का कंपोनेंट आ जाता है। तो आगे क्या कहता है? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, हायर वाई लीड्स टू हायर कंजम्पशन। हमने ये पढ़ा था कि जितना ज्यादा आप लोगों की इनकम होगी आपकी कंजम्पशन भी उतनी ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि अगर इनकम कम है तो आपकी कंजम्पशन भी क्या रहने वाली है? कम रहने वाली है। लेकिन अगर इनकम ज्यादा है तो आपकी कंजम्पशन भी क्या है?
ज्यादा रहने वाली है। तो आगे क्या कहता है, द फंक्शनल रिलेशनशिप और द अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। और ये जो रिलेशनशिप देखने को मिलता है हमें सी और वाई के बीच में, यानी कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो हमें ये पॉजिटिव रिलेशनशिप या फिर अलजेब्रिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सर अलजेब्रिक फंक्शन किसे बोला जाता है, किसके बीच में अलजेब्रिक रिलेशनशिप जो है वो किसके बीच में देखने को मिलता है, तो आपका जो सी और वाई है यानी कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं अपन लोग, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। तो याद रखना, कंजम्पशन फंक्शंस बेसिकली रेफर्स टू दी रिलेशनशिप। किसको रेफर किया जाता है, ये आपका रिलेशनशिप दिखाता है किस किस के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, यानी कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, कंजम्पशन फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंजम्पशन फंक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट बात समझने की कोशिश करना, ऑब्जर्वेशन मेड बाय द इकोनॉमिस्ट व्हाइल स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सी एंड वाई। सी और वाई के बीच में रिलेशनशिप समझते टाइम पर क्या ऑब्जर्वेशन इकोनॉमिस्ट के द्वारा की गई। तो आप लोगों को पता है कि सी और वाई के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सी का मतलब क्या है, कंजम्पशन, और वाई का मतलब क्या है, इनकम। और इनकम और कंजम्पशन के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर इनकम आपकी जीरो है फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन आपकी एक कंज्यूमर के द्वारा की जाती है, और दैट इज बिकॉज ऑफ, वहां पर कॉन्सेप्ट आता है ऑटोनोमस कंजम्पशन का। किसका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का। और ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि सर जो कंजम्पशंस बेसिकली सर्वाइवल पर्पस के लिए की जाती है, यानी कि अगर आपके पास इनकम नहीं है फिर भी आप लोग क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर योर सर्वाइवल। और उसको दो तरीके से आप लोग फुलफिल करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका वहां पर हो सकता है सेविंग के थ्रू, और दूसरा हो सकता है बोरोविंग के थ्रू। राइट, अगर आपके पास सेविंग है तो आप उस सेविंग को क्या करोगे, यूज करोगे कंजम्पशंस के लिए। और अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आप क्या करोगे, किसी से पैसा लेके आओगे, बोरो करोगे पैसा को, ताकि आप लोग क्या कर सके, कंजम्पशन कर सके। राइट तो यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन है, कहता है देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास हमेशा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रहता है इवन व्हेन इनकम इज जीरो। यानी कि अगर आपकी इनकम जीरो है फिर भी आपका कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रहने वाला है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स के सेंस के अंदर ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोला जाता है इसे, ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम से इसे जाना जाता है। और आगे क्या कहता है, दिस लीड टू नेगेटिव सेविंग। और इसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव सेविंग होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया और आप लोगों ने देखा भी होगा कि सर एग्रीगेट डिमांड की जब हम लोगों ने बात करी थी तो हमने एग्रीगेट डिमांड के अंदर कंजम्पशन और इनकम के बारे में जब बात करी थी तो हमने देखा था कि इसका रिलेशनशिप कैसा था, ये कुछ इस तरह से कब निकल कर आता था। तो यहां पर आप लोगों की क्या होती थी, यहां पर आप लोगों की ऑटोनोमस कंजम्पशन देखने को मिलती थी इस पॉइंट तक, क्योंकि यहां पर ये जो कंजम्पशन की जा रही है ये बेसिकली सर्वाइवल पर्पस के लिए की जा रही है। क्यों की जा रही है, फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइवल। सेकंड बात यहां पर क्या कहती है, कहता है कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द इनकम, राइज इन द इनकम कॉज राइज इन द कंजम्पशन। यानी कि एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोगों ने समझी, क्या आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज समझी कि आपकी जो कंजम्पशन है उस कंजम्पशन का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है आपकी इनकम के साथ में। आपकी जो कंजम्पशन है वो कैसे रिलेट कर रही है, पॉजिटिवली रिलेट कर रही है आपकी इनकम के साथ में। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों की इनकम बढ़ेगी तो आप लोगों की कंजम्पशन जो है वो भी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। मोर इनकम विल लीड टू मोर कंजम्पशन, क्योंकि अब जो कंज्यूमर है वो सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन नहीं करने वाला है, बल्कि वो क्या करने वाला है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कंजम्पशन करने वाला है, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करने वाला है, कंजम्पशन करने वाला है। लेकिन एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है, कहता है द एंटायर इंक्रीज इन द इनकम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। यानी कि जो पूरी की पूरी इनकम है एक पर्टिकुलर पीरियड की, उसको सारा का सारी इनकम को कन्वर्ट नहीं कर लेता है कंज्यूमर किसके अंदर, कंजम्पशन के अंदर। यानी कि सारी की सारी इनकम, इसको कुछ इस तरह से समझो कि आपने 10,000 रुपए कमाए तो 10,000 के 10,000 रुपए को आप कंजम्पशन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर दोगे। यानी कि इस 10 के 10,000 रुपए को आप खर्च नहीं कर दोगे क्या करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, बल्कि आप क्या करने वाले हो, इसमें से कुछ पैसा जो है वो सेव करने वाले हो, सेविंग के तौर पर जाने वाला है। कहता है सर अ पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड एज वेल, कुछ पार्ट जो है इसका उसको क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा। सो दैट द रेट एट विच सी इंक्रीजेस ऑफन लैग्स बिहाइंड द रेट एट विच वाई इंक्रीजेस। यानी कि आप लोगों ने जब एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट देखा था तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा था क्या, कि अगर आप लोगों की
अगर आप लोगों की बात की जाती है कंजम्पशन और इनकम की, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो उसके साथ साथ आपकी कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ती है। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या होगा कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो साथ ही साथ में आप लोगों की कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पास जाने के बाद क्या होगा, आपकी इनकम जिस रेट से बढ़ रही है उस रेट से आपकी जो कंजम्पशन है वो नहीं बढ़ने वाली है। राइट, यहां पर 3 एरो ये दिखा रहा है कि अगर आपकी इनकम 3 टाइम्स हो चुकी है तो आपकी कंजम्पशन 2 टाइम होगी, और ये जो 1 टाइम आपका जो एक्स्ट्रा एरो है ये दिखा रहा है कि आप लोग इसको क्या करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं, सेविंग के तौर पर इसे क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं। तो यही बात यहां पर बोली गई है कि द एंटायर इनकम इन द वाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी, यानी कि सारी की सारी इनकम जो है उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा किसके अंदर, कंजम्पशन के अंदर। अ पार्ट ऑफ इट, कुछ ना कुछ पार्ट इसका क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा, सो दैट द रेट एट विच, तो इसकी वजह से क्या होगा, जिस रेट पर आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, राइट, उस रेट से, जिस रेट से आपकी इनकम इंक्रीज होगी उस रेट से आपकी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होने वाली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये बात यहां पर बोली गई है इस रिलेशनशिप के अंदर। नाउ समझने की कोशिश करते हैं। कहता द रिलेशनशिप बिटवीन सी विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि कंजम्पशन का रिलेशनशिप किसके रिस्पेक्ट में, इनकम के रिस्पेक्ट में। जब आपकी इनकम 0 थी, कंजम्पशन कुछ ना कुछ यहां पर रहेगी। आपकी इनकम 0 से 50 रुपए हुई तो आपकी कंजम्पशन 20 से 60 रुपए हो गई। यहां पर आपकी इनकम 50 से 100 हुई तो आपकी कंजम्पशन बढ़कर 60 से 100 हो गई, और 100 से इनकम जब आपकी 150 रुपए हुई तो आपकी जो यहां पर कंजम्पशन है वो कितनी होगी, 140 रुपए होगी। तो यहां पर अगर आप लोग चेंज देख रहे होंगे, अगर आप लोग चेंज देख पा रहे होंगे तो चेंज देखने से आपको समझ में आएगा कि यहां से यहां पर चेंज कितने का आया, 50 रुपए की इनकम का चेंज आया, लेकिन आपकी कंजम्पशन के अंदर कितने का चेंज है, 40 का चेंज है। आपकी इनकम यहां से 50 से 100 हुई, अगेन कितने का चेंज देखने को मिला, 50 का, और आपकी कंजम्पशन जो है वो कितनी बढ़ गई, 40 से बढ़ गई। आगे चल के आपकी इनकम 100 टू 150 हुई, कंजम्पशन कितनी है, इनकम कितनी बड़ी 50 से, लेकिन आपकी कंजम्पशन अगेन कितनी, 40 से। राइट, अब यहां पर आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जब इनकम 0 थी तब भी आपकी कुछ ना कुछ कंजम्पशन थी, और इस कंजम्पशन को क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाता है, या फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम से इसे जाना जाता है। राइट, क्लियर है इतनी बात, जी सर। फिर आपकी इनकम 0 से 50 रुपए हुई तो आपकी कंजम्पशन जो है फिर वो बढ़ गई, 20 से कितनी हो गई, 60 हो गई। फिर आपकी इनकम जब 50 से 100 हुई तो आपकी कंजम्पशन 100 से 60 से 100 हो गई। यहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं। लेकिन अब जब आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़कर कितनी होगी, 150 रुपए होगी, तो आपकी जो कंजम्पशन है वो कितनी होगी, 140 ही रही। और इसका मतलब क्या है कि आप यहां पर 10 रुपए क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। यहां पर जो कंज्यूमर है वो क्या करने की कोशिश करेगा, सेविंग करने की कोशिश करने वाला है। तो यहां पर क्या कहता है, क्या ऑब्जर्वेशन हमने यहां से करी, 20 इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये कम से कम कंजम्पशन का लेवल है। दिस इज द लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वो लेवल है किसका, कंजम्पशन का, जब आपकी इनकम क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। आगे क्या कहता है, सी राइसिस इन रिस्पॉन्स टू द राइस इन दी वाई, यानी कि आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी किसके संदर्भ में, इनकम के इंक्रीज होने के संदर्भ में। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो उसके साथ साथ में आपकी कंजम्पशन भी बढ़ने वाली है। सो दैट सी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द वाई, इसका मतलब कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, पॉजिटिवली रिलेट करते हैं, पॉजिटिव रिलेशन इनके बीच में देखने को मिलेगा। आगे क्या कहता है, द रेट एट विच सी इंक्रीजेस इज लोअर देन द रेट एट विच द वाई इंक्रीजेस। आगे चल के क्या होने वाला है कि जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ने वाली है, जिस रेट से आप लोगों की इनकम बढ़ेगी, आपकी कंजम्पशन उस रेट से, उस हिसाब से नहीं बढ़ने वाली है। ये क्या है, कहता है 10 वाइल वाई इज इंक्रीजिंग ईच टाइम बाय 50, आपकी इनकम जो है हर बार 50-50 रुपए करके बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो कंजम्पशन है वो 40 से बढ़ रही है। द डिफरेंस बिटवीन सी एंड वाई इज इंडिकेटेड बाय सेविंग, और जो ये डिफरेंस है कंजम्पशन और इनकम के बीच में, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपकी सेविंग से। वो क्या रहने वाली है आप लोगों की, सेविंग यहां पर रहने वाली है। क्लियर है इतनी बात, जी सर क्लियर है। अब आइए इसको डायग्रामेटिकली भी देखने की कोशिश करते हैं और डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। राइट, ये आप लोगों का कंजम्पशन और इनकम का, यहां पर आप लोगों का कंजम्पशन है, राइट, और यहां पर आप लोगों की क्या है, इनकम है। तो कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। राइट, वाई एक्सिस के ऊपर आपकी कंजम्पशन है और आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, इनकम है। राइट, तो आप लोगों को पता है कि यहां पर इनकम और कंजम्पशन के बीच में कैसा रिलेशन है,
पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि इनकम आप लोगों की बढ़ रही है तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। इसका मतलब कैसा रिलेशनशिप देने वाला है, पॉजिटिव रिलेशनशिप आप लोगों को यहां पर देखने वाला है। यहां पर कंजम्पशन की बात की जाए तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन यहां पर रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। किसकी वजह से? ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से यहां पर जो आपकी कंजम्पशन है वो कुछ ना कुछ रहेगी, इसलिए जो आपका कंजम्पशन है वो कुछ इस तरह से आने वाला है, राइट। फिर आपका एक पॉइंट यहां पर निकल कर आया, ये आपका पॉइंट आया बी। फिर एक पॉइंट आप लोगों का यहां पर निकल कर आता है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या? एस। क्या नाम दे दिया आपका? एस दे दिया। तो यहां पर क्या बोलता है? द पॉइंट वेयर टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू द टोटल इनकम, यानी कि वो पॉइंट जहां पर आपकी टोटल कंजम्पशन आपकी इनकम के बराबर हो जाए, यानी कि प्रीवियस सिनेरियो के अंदर 100 इज इक्वल टू 100, यानी कि अगर मैं वो टेबल देखता हूं, राइट, वो शेड्यूल देखता हूं, तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऐसा कहां पर देखने को मिल रहा है? आपकी इनकम 100 रुपए है तो आपकी कंजम्पशन 100 है तो आपकी इनकम भी कितनी है? 100 है। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला जाता है उसे? उस पॉइंट को बोला जाता है क्या हमारा? उसको बोला जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। कैसा पॉइंट बोला जाता है उसे? ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट से उसे जाना जाता है। तो कहता है द पॉइंट वेयर टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू द टोटल इनकम, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। और द पॉइंट वेयर द टोटल सेविंग इज इक्वल टू 0, और जहां पर आपकी टोटल सेविंग 0 हो जाए। सिंपल सी सेंस में ऐसा समझ लो, आपकी कंजम्पशन इनकम के बराबर होगी। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी जो सेविंग है वो कितनी है? यहां पर 0 है। तो जिस पॉइंट पर आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम के बराबर हो जाती है, या फिर यहां पर आपकी सेविंग भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो इसको बोला जा सकता है कि जहां पर क्या बोला जा सकता है कि जो पॉइंट जिस पॉइंट पर आपकी टोटल कंजम्पशन इक्वल हो जाती है टोटल इनकम के, और वो पॉइंट जहां पर आपकी टोटल सेविंग कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। यानी कि ऐसा समझ लो, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, यानी कि आप एक ऐसी सिचुएशन पे खड़े हो जहां पर ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना तो आपको लॉस हो रहा है। इस संदर्भ में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो इस संदर्भ में ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि जहां पर आपकी कंजम्पशन और इनकम दोनों क्या हो चुकी है? बराबर हो चुकी है। और जब ये दोनों ही चीजें आपकी क्या हो चुकी है? बराबर हो चुकी है, इसका मतलब वहां पर आपकी सेविंग क्या रहने वाली है? 0 रहने वाली है। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट वो सिनेरियो है जिस पॉइंट पर आपकी सेविंग 0 होगी, यानी एक कंज्यूमर बिल्कुल भी सेव नहीं करेगा, सारा का सारा जो भी वो इनकम अर्न करेगा वो सारी की सारी इनकम को क्या करने वाला है? कंज्यूम करने वाला है। कंजम्पशन उसके द्वारा की जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्लियर है इतनी बात? जी सर, समझ में आ गया इतनी बातें सारी बच्चों को? जी सर। अगर आप लोगों को सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप लोगों को समझ में आ रही है सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारे पास? कहता है सर स्लोप ऑफ द सी लाइन, यानी कि जो आपका कंजम्पशन लाइन है उस कंजम्पशन लाइन का स्लोप जो है वो किस तरह से बनता है। तो क्या कहता है यहां पर? स्लोप ऑफ द सी लाइन कंजम्पशन फंक्शन, और यहां पर वर्ड निकल कर आया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक आपके पास होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक आपके पास होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी और एमपीसी दोनों के बीच में क्या बेटा डिफरेंस है? ध्यान से समझ लो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हम लोगों ने समझने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले जब मैं स्लोप ऑफ दी कंजम्पशन लाइन के स्लोप के बारे में बात करूंगा, किसके बारे में बात करूंगा? कंजम्पशन लाइन के स्लोप के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो इसके अंदर सबसे पहले बात होगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, जिसको कि एमपीएस बोला जाता है। अब एमपीएस एमपीसी समझने के लिए, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को समझने के लिए आइए देखते हैं कि इसका मतलब बेसिकली क्या होता है। ये दिखाता है, क्या दिखाता है बेटा? ये दिखाता है इट बेसिकली रेफर्स टू द रेट एट विच सी इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन इंक्रीज इन द इनकम। यानी कि अगर मेरी इनकम में क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है, तो मेरी इनकम में इंक्रीज होने की वजह से मेरी कंजम्पशन में कितना इंक्रीज आ रहा है। यानी कि इनकम अगर मान लो बेटा मेरे 100 रुपए से बढ़ रही है, पहले मेरी मान लो बेटा इनिशियल इनकम 100 रुपए थी, उसके बाद मेरी इनकम 200 रुपए होगी। पहले मेरी इनिशियल कंजम्पशन मान लो 50 थी, और उसके बाद मेरी जो कंजम्पशन है वो कितनी हो गई? वो मान लो मेरी 80 हो गई। कितनी होगी बेटा? 80 हो गई, राइट? कितनी होगी बेटा? 80 हो गई। कितनी होगी? 80 हो गई। अब अगर मुझे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है तो वो क्या होने वाला है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यानी कि मेरी
इनकम में चेंज होने की वजह से मेरी कंजम्पशन के अंदर कितना चेंज आया वो बात करेगा यहां पर। अगर मैं इस सिनेरियो के अंदर बात करूं तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि मेरा जो चेंज इन इनकम है वो कितना आया, 100 से 200 हुआ, इसका मतलब 100 का चेंज आया। और मेरी जो कंजम्पशन है वो कितने से चेंज हुई, 30 से। इसका मतलब जो मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कितने रहने वाली है, 0.30 रहने वाली है इस सिनेरियो के अंदर, राइट। तो क्या कहता है, इसका मतलब क्या है, कहता है सर अगर मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, इट बेसिकली रेफर्स टू द रेट, ये उस रेट की बात करता है जिस रेट पर, कहता है एट विच, जिस पर सी इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन इंक्रीज इन द इनकम, कि किस रेट पर आपकी कंजम्पशन इंक्रीज कर रही है इनकम के इंक्रीज होने की वजह से। इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शनेट, इट refers to the proportion of additional income that goes to the consumption, यानी कि इस कंजम्पशन के अंदर आपकी जो प्रोपोर्शनेट इनकम है उसका कितना पार्ट जो है वो जा रहा है आपकी कंजम्पशन के अंदर। अब सीधी सी बात यहां समझ लो ना बेटा, कैसे समझ लो, यहां समझो, आपकी यहां पर इनकम कितनी थी, 100, यहां पर इनकम कितनी थी, 200। तो 100 से जब 200 इनकम हुई तो यानी कि आपकी इनकम कितने से बढ़ी, 100 रुपए से। लेकिन आपकी कंजम्पशन कितने से बढ़ गई, 50 से 80 होगी, यानी 30 से। यानी कि इस 100 रुपए की इनकम में से आपके 30 रुपए जो है वो कहां जा रहे हैं, वो 30 रुपए आपके कंजम्पशन के अंदर जा रहे हैं। किसके अंदर जा रहे हैं, कंजम्पशन के अंदर जा रहे हैं। यही बोला जाता है किसके द्वारा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के द्वारा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, हमने सिंपल सी सेंस में समझने की कोशिश करी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम का मतलब है कि ये एक वो रेट बताता है जिस रेट पर हमारी कंजम्पशन जो है वो चेंज होती है, या फिर हमारी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होती है हमारी इनकम में इंक्रीज होने की वजह से, राइट। आगे क्या कहता है, दिस इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन द डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई, दिस इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसी को क्या बोला जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है। और स्लोप ऑफ दिस सी लाइन, यानी कि कंजम्पशन लाइन का अगर आपको कभी भी स्लोप निकालना हो तो वो कैसे निकाला जा सकता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। कैसे निकलता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब अगर मैं इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं तो सपोज करो, ये देखो बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है कंजम्पशन है, और कंजम्पशन कितना है, a प्लस बी वाई है, राइट। अब मुझे स्लोप निकालना है, तो देखो बेटा हमेशा समझना, स्लोप का मतलब होता है आपका टेन थीटा। क्या होता है आपका, टेन थीटा, राइट, टेंजेंट थीटा। और आप लोगों को पता है टेन थीटा कितना होता है, आप लोगों ने पता है क्या होता है, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब समझने की बात करते हैं, ये कौन सा पॉइंट आपका, ये आपका यहां पर कर्व ऊपर क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। और अब मुझे अगर इसका स्लोप निकालना है, मुझे कंजम्पशन लाइन का स्लोप निकालना है, तो कंजम्पशन लाइन का स्कोप जो है वो किस तरह से निकलने वाला है, स्लोप बात करते हैं। तो अगर मैं कंजम्पशन लाइन के स्लोप की बात करूंगा तो स्लोप कैसे निकल कर आएगा मेरा, दैट विल बी इक्वल टू, क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर क्या है, देखो बेटा, परपेंडिकुलर ये है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। यानी कि अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, और ये मेरा हाइपोटेन्यूस होगा, और यहां पर हमारा क्या बनेगा, एंगल बनने वाला है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करता हूं तो परपेंडिकुलर का मतलब यहां पर क्या है डीसी, और हमारे पास यहां पर जो बेस है वो क्या है हमारा, डी वाई। क्या है, डी वाई। तो हमारा जो स्लोप निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, डीसी बाय डी वाई। और जो डीसी और डी वाई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो चेंज दिखाता है कि चेंज इन कंजम्पशन कितना है एज कंपेयर टू द चेंज इन इनकम, राइट। आई होप आप लोगों को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो समझ में आ गया होगा। अब एक बार फटाफट से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बाद अब समझ लेते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या ये दोनों टर्म्स सेम है या फिर इन दोनों टर्म्स के अंदर डिफरेंस है। देखिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये दोनों क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अलग अलग बातें इसके अंदर होती है। क्या कहता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो, पहले समझ लो, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेट बताता है। क्या बताता है, रेट, कि किस रेट पर चेंज आ रहा है कंजम्पशन के अंदर इनकम में चेंज आने की वजह से। दूसरी चीज, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेशियो दिखाता है। क्या दिखाता है, रेशियो दिखाता है,
यानी कि रेट ना बताकर ये क्या बताता है, रेशियो बताता है कि दोनों में कितना डिफरेंस है। कहता है एपीसी इज द रेशियो बिटवीन द टोटल कंजम्पशन एंड द टोटल इनकम, व्हाइल एमपीसी इज द रेशियो बिटवीन द एडिशनल कंजम्पशन एंड द एडिशनल इनकम। राइट, समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही माइनर सी बात है, लेकिन कई बार हम लोग क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं और उस कंफ्यूजन की वजह से हमारे मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो समझ लो कि अगर मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करूंगा, अगर मैं एपीसी की बात करूंगा और अगर मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करूं, एपीसी की बात करूं, एमपीसी की बात करूं, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एडिशनल क्या कहता है, एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इनकम के बीच में रिलेशन दिखाता है। समझ लो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी एडिशनल कंजम्पशन और आपकी एडिशनल इनकम के बीच में रिलेशन दिखाएगा। यानी कि बेटा पहले आपकी कंजम्पशन 50 थी, अब 80 हुई, तो ये जो एडिशनल है, और पहले आपकी इनकम 100 थी, अब इनकम 200 हुई, तो ये जो आपकी एडिशनल आपकी 100 रुपए से इनकम बढ़ी, इस 100 रुपए में इनकम बढ़ने की वजह से आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आया, ये दिखाएगा आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कौन दिखाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन जो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये आपकी टोटल कंजम्पशन और आपकी टोटल इनकम के बीच में रेशियो दिखाता है। किसके बीच में दिखाता है, टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच में जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, एपीसी बोलते हैं। अब यहां पर समझते हैं, कहते हैं एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम, यानी कि आपको कंजम्पशन दे रखी है, आपकी इनकम दे रखी है, आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल लेंगे। लेकिन एमपीसी अगर आपको निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना, वो कैसे निकलेगा, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। कैसे निकलने वाला है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। यानी कि सिंपल सी सेंस में अगर मैं बात करूं तो ये बात कर रहा है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई की, चेंज की बात कर रहा है कि कितना इनकम में चेंज आने की वजह से कितना चेंज देखने को मिला कंजम्पशन के अंदर, उसकी बात होती है इसके अंदर। क्लियर है इतनी बात जी सर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा क्या, सेविंग फंक्शन। क्या आता है हमारे पास, सेविंग फंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं सेविंग फंक्शन की बात करता हूं, राइट, अब सेविंग फंक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लो। कंजम्पशन की बात हुई, इनकम की बात हुई, जब कंजम्पशन और इनकम बराबर थी तो सेविंग क्या थी, 0 थी। लेकिन अब मान लो आपकी इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन एज कंपेरेटिवली कम है, तो आपका क्या निकल कर आएगा, सेविंग निकल कर आएगा। यानी कि हाउस होल्ड क्या करने वाले हैं, अब सेव करने वाले हैं पैसे को। अब सेविंग फंक्शन की बात करते हैं। सेविंग फंक्शन क्या कहता है, कहता है काइंस शो दैट सेविंग्स आर अ फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग भी किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है। यानी कि सर मोर इनकम, ज्यादा इनकम, इसका मतलब ज्यादा सेविंग। जिस पर्सन की ज्यादा इनकम हो जाएगी वो क्या करेगा, ज्यादा पैसा सेव करने वाला है। ये कहता है नोट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं दिखाता है, बल्कि किसको दिखाता है, ये बेसिकली क्या दिखाता है, फंक्शन है। राइट, ये इनकम का क्या है, फंक्शन है, क्या एक सेविंग, यानी कि सेविंग इनकम का बेसिकली एक पार्ट है, एक अलग से सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं है। कहता है इफ वाई इंक्रीजेस देन एस इंक्रीजेस, यानी कि आपको मैंने बताया अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग जो है वो भी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। आगे क्या कहता है, सेविंग इज द होर्डिंग मनी दैट इज टेकन आउट ऑफ द वाई स्ट्रीम एंड केप्ट बाय द एच इन द फॉर्म ऑफ कैश। राइट, इसका मतलब क्या है, सेविंग एक बेसिकली क्या है, होर्डिंग है। ये वो पैसा है जो बेसिकली हाउस होल्ड्स के द्वारा क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, कहां से, इनकम से। राइट, इनकम से सेविंग बेसिकली क्या है, इनकम से जो पैसा हाउस होल्ड्स के द्वारा क्या कर लिया गया, अपने पास रख लिया गया। एच का मतलब यहां पर क्या है, हाउस होल्ड, किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। यानी कि आपके पास इनकम आई, उस इनकम में से कुछ पैसा आपने क्या कर लिया, निकाल लिया और अपने पास रख लिया, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, सेविंग्स बोल दिया। कहता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और इसको क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी बोला जाता है। सेविंग का दूसरा नाम क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। सेविंग का दूसरा नाम क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। आगे क्या कहता है, सेविंग और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन है। अब आप लोगों को पता है कि सेविंग और इनकम के बीच में भी कैसा रिलेशन रहने वाला है, पॉजिटिव रिलेशन रहने वाला है। यानी कि अगर आपके पास ज्यादा इनकम है, मोर इनकम मीन मोर सेविंग,
जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा ही आप लोग क्या कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे। इसका मतलब आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा इनकम के साथ में, पॉजिटिव रिलेशनशिप रहने वाला है। तो क्या कहता है, व्हेन y इज जीरो, जब आपकी इनकम जीरो है तो जाहिर सी बात है आप लोग क्या करेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन करेंगे। और जब ऑटोनोमस कंजम्पशन होगी इसका मतलब आपकी सेविंग क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप किसी भी तरह के पैसे को सेव नहीं करोगे। तो क्या कहता है, कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो, कंजम्पशन जो है वो आपकी जीरो नहीं हो सकती है। तो क्या कहता है, कंज्यूमर विल हैव टू बोरो और यूज देयर पास्ट सेविंग। तो कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, कहता है अगर आपकी इनकम जीरो है तो आपकी कंजम्पशन तो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वाइवल करने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। और जब आप कंजम्पशन करोगे तो वो दो तरीकों से करोगे, या तो आप किसी से पैसा लेकर आओगे, या तो अगर आपने पहले पैसे को सेव किया है तो आप उस सेविंग को यूज करने वाले हो। सिंपल सा लॉजिक है। देयरफॉर When y इज जीरो, जब आपकी इनकम जीरो है तो सेविंग क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। यानी कि सेविंग कैसे रहती है आपकी, नेगेटिव रहती है। रहती है या नहीं रहती है, जी से रहती है। ऐसा क्यों है, मान लो आपके पास जो पहले सेविंग थी वो सेविंग आपके पास 1000 रुपए की थी, राइट। अब आपके पास इनकम जो है वो जीरो है, लेकिन सर्वाइवल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन करनी पड़ेगी। और अब मान लो आपने ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो कितने की कर दी, 100 की कर दी। तो अब आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, 100 कम हो जाएगी आपकी ओरिजिनल सेविंग में से, और वो कितना रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 900 रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड, और इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड डिस सेविंग। और इसको किस नाम से जाना जाता है, डिस सेविंग के नाम से जाना जाता है। या फिर आप इसे एक नाम से और बोल सकते हैं, इसको एक और नाम बोला जाता है जिसको बोला जाता है नेगेटिव सेविंग। क्या बोला जाता है इसे, नेगेटिव सेविंग भी इसे बोला जाता है। नेगेटिव सेविंग भी इसका दूसरा नाम है। आगे क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस, आपकी जो सेविंग है वो भी बढ़ती है। यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम राइज होगी वैसे वैसे आप लोगों की सेविंग भी क्या होने वाली है, राइज होने वाली है। फाइनली एस इज इक्वल टू जीरो, सेविंग जीरो हो जाएगी, एंड देन एस विल बी ग्रेटर देन जीरो। यानी कि अगर मैं इनिशियल फेसिस की बात करता हूं तो बेटा इसको कुछ ऐसा समझो, इनिशियल फेसिस के अंदर आपकी जो सेविंग थी, इनिशियल फेसिस के अंदर जो आपकी सेविंग थी वो सेविंग क्या थी आपकी, जब आपकी इनकम जीरो थी तो आपकी सेविंग कितनी थी, सेविंग वाज लेस देन जीरो। आपकी इनकम बढ़ी, राइट, आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आपकी सेविंग कितनी हो गई, जीरो। उसके बाद आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ी तो आपकी सेविंग क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो हो गई। क्या हो गई आपकी सेविंग, ग्रेटर देन जीरो हो गई। वही बात यहां पर बताने की कोशिश करी है कि जैसे जैसे आपकी इनकम में राइज होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी सेविंग जो है वो भी इंक्रीज होने वाली है, राइट। नेक्स्ट आइए इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, सेविंग फंक्शन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, राइट। आपको पता है आपकी इनकम जो है वो जो दो चीजों से मिलकर बनी है, पहला आपका कंजम्पशन और दूसरा आपका क्या है, सेविंग, राइट। ये आपका मान लो बेटा ये क्या है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, राइट। यहां पर आपका क्या है, कंजम्पशन और सेविंग है, और कंजम्पशन और सेविंग के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। क्यों पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती है उतनी ज्यादा आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी और उतनी ज्यादा आपकी सेविंग भी बढ़ती है, राइट। इसलिए यहां पर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है ये कैसे लेवल होंगे, ये बराबर लेवल होंगे और ये इक्वली क्या किए जाएंगे, यहां पर जस्टिफाई किए जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, जी सर। अब सेविंग की जब मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, सेविंग की अगर मैं बात करूंगा तो सेविंग कैसे निकल कर आएगी, देखो सेविंग अगर इनिशियली अगर बात की जाए जब आपकी इनकम जीरो है, क्या है आपकी इनकम जीरो है, यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं, ये पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर मेरी क्या है, सेविंग जीरो है। तो इस सेविंग जीरो का मतलब क्या है, मेरी इनकम जीरो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और जब मेरी इनकम जीरो है तो मेरी सेविंग कैसे रहने वाली है, लेस देन जीरो रहने वाली है। कैसे रहने वाली है, सेविंग विल बी लेस देन जीरो। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, यहां तक, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, राइट, यहां पर अब मेरी इनकम जो है, राइट, मान लो यहां से कुछ ना कुछ इनकम आई, मान लो 100 रुपए आई, और इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे आप लोग, मेरी इनकम में राइज आ रहा है, किसमें राइज आ रहा है, मेरी इनकम क्या हो रही है, राइज हो रही है, तो मेरा जो सेविंग है वो भी क्या करता जा रहा है, राइज होता जा रहा है। अब अगर इस लेवल पर जाकर अगर मान लो मेरी इनकम और ज्यादा बढ़ जाती है तो मेरी सेविंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यानी कि यहां पर सेविंग लेस देन जीरो है, जिसे अपन लोगों ने डिस सेविंग बोला, या फिर हम लोगों ने नाम दिया इसको नेगेटिव सेविंग का। और यहां पर सेविंग क्या होगी, जीरो हो गई, और ओवर जाकर ऊपर जाकर हमारी सेविंग जो है वो क्या हो जाती है, ग्रेटर देन
जीरो हो जाती है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अपन लोगों ने इसमें एक चीज समझने की कोशिश करी, और वो चीज क्या है कि अगर मेरी इनकम जीरो भी है तब भी मेरी कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहेगी, राइट। मेरी कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहने वाली है। यहां पर मेरी सेविंग्स जो होगी बस वो लेस देन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। उसके बाद अगर मान लो मेरी इनकम जो है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो मेरी कंजम्पशन भी जो है वो इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ में मेरी सेविंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और यहां पर जो मेरी सेविंग है, इस सिनेरियो के अंदर जो मेरी सेविंग रहने वाली है वो क्या रहेगी, जीरो हो जाएगी। और जब मेरी इनकम और ज्यादा इंक्रीज हुई, मेरी इनकम में और ज्यादा इंक्रीज देखा गया, तो मेरी कंजम्पशन भी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन मेरी सेविंग जो होगी वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। और यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर समझाया गया है, और यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर बताया गया है, राइट। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? जी सर। अब आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर आपने पढ़ा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेम सेंस में अब आप समझेंगे यहां पर कॉन्सेप्ट, और जिसको बोला जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या बोला जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस एंड एपीएस, राइट। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सेम सेंस में जिस तरह का रिलेशनशिप हमने वहां पर देखा था, कहां पर देखा था, जब हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करी थी, सेम सेंस में यहां पर भी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, वो सेम रिलेशनशिप दिखाते हैं, किसके बीच में, सेविंग और इनकम के बीच में। तो क्या कहता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको कि हम लोगों ने क्या बोला, एपीएस, ये बेसिकली क्या है, रेशियो है आपकी सेविंग और आपकी इनकम के बीच में। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज बेसिकली अ रेशियो बिटवीन द सेविंग एंड द इनकम। और सेविंग की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, आपकी टोटल सेविंग, आपकी टोटल सेविंग को जब मैं डिवाइड कर दूंगा आपकी टोटल इनकम से, when your total saving is divided by total income, you will get average propensity to save। आपको क्या मिलने वाला है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मिलने वाला है। सेविंग फंक्शन इज गिवन बाय, अब जो सेविंग फंक्शन है वो किस किस से रिप्रेजेंट करता है, किस किस से रिलेट करता है, तो सेविंग फंक्शंस आपकी, सेविंग फंक्शन के अंदर बात की जाती है आपकी किससे, सेविंग से और इनकम से। तो S इज इक्वल टू माइनस एस ए प्लस एस वाई, राइट। क्या है यहां पर ए और एस क्या है, कांस्टेंट है, राइट, वाई। अब यहां पर समझना है यार, एस ए इज द सेविंग लेवल व्हेन वाई इज इक्वल टू जीरो। जब आपकी इनकम जीरो है तो उस टाइम पर सेविंग लेवल क्या है, यानी कि माइनस सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इट इज नेगेटिव एंड कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। और इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी कंजम्पशन जो है वो आपकी इनकम से क्या रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है। नेक्स्ट क्या कहता है, when y increases, जब आपकी इनकम बढ़ती है, c also increases but less than y, लेकिन इनकम से कम होगी, and c is equal to y, और कंजम्पशन जो है आपकी इनकम के बराबर होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर s is equal to 0, सेविंग जो रहेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एट हायर इनकम्स s increases but less than the income, so s by y is less than 1 but positive। अब एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट देखा होगा या फिर आपने सैंपल पेपर देखे होंगे, तो सैंपल पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो 1 भी हो सकता है। अब समझना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस, कभी भी आपकी 1 नहीं हो सकती है। ध्यान से समझ लो मेरी बात, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी कभी भी 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी सेविंग, आपकी सेविंग्स कभी भी आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती है। आपकी सेविंग कभी भी आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती है। मैक्सिमम अगर आपकी सेविंग होगी भी तो आपकी सेविंग मैक्सिमम जो हो सकती है वो आपके इनकम जितनी हो सकती है, मैक्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ध्यान से समझ लो मेरी ये बात, राइट। तो हमेशा क्या कहता है, हायर इनकम्स का मतलब क्या है कि आपकी एस जो है, सेविंग जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन वो हमेशा कम रहने वाली है आपकी किससे, इनकम से। तो हमेशा जो आपका सेविंग बाय इनकम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कम रहने वाला है 1 से। इसका मतलब कि आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 1, वो हमेशा आपकी क्या रहने वाली है, 1 से
कम रहने वाली है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है और जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो एक चीज है कि आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों क्या हो सकते हैं, जब दोनों का एडिशन, दोनों का समेशन किया जाए तो ये 1 हो सकते हैं। क्योंकि ये भी क्या होता है बेटा, ये भी लेस देन 1 होता है और ये भी क्या होता है, लेस देन 1 होता है। लेकिन जब इनको आप जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो बेसिकली किसका फंक्शन है, राइट, कंजम्पशन और सेविंग का फंक्शन है। किसका है, कंजम्पशन और सेविंग का फंक्शन है। और इनकम आपकी कंजम्पशन और सेविंग का फंक्शन है, यानी कि इनकम के अंदर आपकी कंजम्पशन और सेविंग दोनों चीजें आती हैं। तो ये दोनों मिलाकर क्या करेंगी, इसको कंप्लीट करेंगी। और जब कंप्लीट करेंगी तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.3 दे रखी है, इसका मतलब आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो कितने होने वाली है, 0.7 होने वाली है। तभी जाकर वो क्या कर देगा, इसको कंप्लीट करेगा और इसको क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। क्लियर है इतनी बात, जी सर। नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बताता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या बताएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बताएगा डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, यानी कि ये बताता है रेट, यानी कि किस रेट पर आपकी इनकम बढ़ी। सबसे पहले समझना, आपकी किस रेट पर इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है और उस इंक्रीज इनकम होने की वजह से आपकी सेविंग जो है वो किस रेट से बढ़ रही है। यानी कि इनकम में इंक्रीज तो आया, लेकिन इनकम में इंक्रीज आने की वजह से सेविंग के रेट में कितना चेंज आया उसको दिखाया जाता है किसके द्वारा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। क्या होती है हमारी, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई होती है। तो क्या कहता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू डेल्टा एस, marginal propensity to save is equal to delta s by delta y, where rate of increase in s due to increase in y, सिंपल सी सेंस में कि कितना चेंज आया आपकी सेविंग के अंदर, कितने चेंज होने की वजह से आपकी इनकम में, यानी कि आपकी इनकम में कितना चेंज हुआ और उस इनकम में चेंज आने की वजह से आपकी सेविंग जो है वो कितने चेंज हुई, उसको दिखाता है आपका क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब आप लोगों को बताया कि S इज इक्वल टू माइनस एस ए प्लस एस वाई होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, आपका डेल्टा, यानी कि DS यहां पर बता रहा है बेसिकली डेल्टा चेंज बिटवीन सेविंग एंड इनकम, राइट, इज इक्वल टू S। इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द S कर्व ऑन अ स्ट्रेट लाइन S कर्व MPS रिमेन्स कांस्टेंट। और आपका जब S कर्व बनेगा, यानी कि आपका सेविंग कर्व बनेगा, उसके ऊपर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होगी वो आपकी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। आपको पता है कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 और MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। आप यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। और आप ये बोल सकते हैं कि आपकी अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपने निकालना है तो वो हो सकता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, राइट। क्लियर है इतनी बात, जी सर। नेक्स्ट अब समझने की कोशिश करते हैं यहां पर थोड़ी सी चीजों को। ये आपकी इनकम है, ये आपकी कंजम्पशन है, ये आपकी सेविंग है, राइट। अब आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालनी है। इनकम 0 है, कंजम्पशन 50 है, सेविंग आपकी -50 है, राइट। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालो तो कंजम्पशन कितनी आपकी 50 है और आपकी इनकम कितनी है, 0 है। तो 50 डिवाइडेड बाय 0, 0। यहां पर भी सेम सेंस में 0 आ जाएगा, यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0। इनकम 100 रुपए हुई, कंजम्पशन 125 हुआ, सेविंग आपकी आ गई -25। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपसे पूछा, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो गया, C बाई वाई। कंजम्पशन कितनी है आपकी 125 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया 1.25। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो गया, इज इक्वल टू सेविंग बाय इनकम। सेविंग कितनी है आपकी यहां पर -25 और इनकम कितनी है 100, यानी कि -0.25। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछा तो इसका मतलब क्या, डेल्टा C बाय डेल्टा वाई। अब चेंज देखो कितना है, 50 से कितना हो गया 125, यानी कि चेंज कितना है 75 का, और यहां पर कितना हो गया 100, तो इसका मतलब कितना हो गया 0.75। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें तो -50 से कितनी हुई -25, यानी कि 0.25 इंक्रीज हुई है। 0.25 डिवाइडेड बाय कितना आपका 100, यानी कि कितना आया 0.25, राइट।
इसका मतलब क्या है, एक चीज समझना, आपका मैंने क्या बताया था कि आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। ये 1.25 है, ये -0.25 है। एवरेज करोगे तो देखोगे तो इसका कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। यहां पर सेम सेंस में मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। और इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लोगे, आप इसे भी निकाल लोगे, इसे भी निकाल लोगे और इसे भी निकाल लोगे, राइट। अब यहां पर कुछ चीजें हैं वो देख लेते हैं एक बार। फ्रॉम द टेबल इट कैन बी सीन, ऐसा देखा जा सकता है क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1 व्हेन y इज इक्वल टू 0 एंड फॉल्स एज y इंक्रीजेस। यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो ग्रेटर देन 1 है जब आपकी इनकम जो है वो 0 है, और वो क्या करता है, वो गिरती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, धीरे धीरे वो कम होने लगती है जैसे आपकी इनकम राइज होती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज लेस देन 0, जब आपकी इनकम 0 है लेकिन वो राइज करती है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, बट इट इज ऑलवेज लेस देन 1। लेकिन आपकी कभी भी जो आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी सेविंग कभी भी आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती है। जो मैक्सिमम आप सेव कर सकते हैं वो अपने इनकम जितना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। एपीसी और एपीएस आपका 1 होगा। एमपीसी इज कांस्टेंट सिंस द सी फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। एमपीसी इज द स्लोप ऑफ द सी फंक्शन। आगे क्या कहता है, एमपीसी इज ऑलवेज कांस्टेंट सिंस द एस फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। एमपीएस इज द स्लोप ऑफ द एस फंक्शन। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। यानी कि ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। जो ऑब्जर्वेशंस हमने क्या करी अभी थोड़ी देर पहले, बहुत ज्यादा डिटेल में क्या कर ली, समझ ली, राइट। और इसी के साथ बेटा आपका ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होता है, खत्म होता है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।